हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं इस वीडियो के अंदर। इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई पेपर से कुछ दिन बचे हैं, तो अभी मेरे को आपका माइंडसेट ऐसा चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस से लबालब हो, कि तेरा भाई देख लेगा, तेरी बहन देख लेगी, फोड़ के आएंगे, इस टाइप का माहौल। चाहे सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनो, किसी और सिंगर के गाने सुनो, हैं जो एक कॉन्फिडेंट चीज़ होती है ना अंदर से कि ये है, ऐसी वाइब आनी चाहिए कि भाई फोड़ देंगे। अब तक आपने जो मेहनत करी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आओ। अगर छोटी मोटी एक आधी ऐसी भी चीज़ें हैं कि लास्ट के दिनों में एक आधे मॉक्स में बढ़िया नंबर नहीं आए, जो भी है, कोई भी कई तरह की चीज़ें जिनसे आप नेगेटिव मूड बना सकते हो, वो थोड़ी सी हैं। जो आपने मेहनत करी है वो लंबे टाइम तक करी है, तो उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट होकर जाओ, पूरा कॉन्फिडेंट होकर। ठीक है, कुछ भी करो, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर आग चाहिए अभी इन दिनों के अंदर। हम उस माइंड सेट के साथ पेपर के अंदर घुसेंगे कि देख लेंगे। क्लियर है? आपका कॉन्फिडेंस हाई चाहिए। और इसी कारण जो मॉक टेस्ट आज वाला, वो मैं पिछले साल का एक एक्चुअल पेपर लेकर आया था। पिछले साल एग्जाम जो वो ईजी हुआ था, बट ईजी हुआ था, मॉडरेट भी होगा तो इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाएगा। और जो एक्चुअल पेपर है, जो आपके मॉक्स हैं, उनसे नीचे लेवल का होता है, बट फिर भी परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? ये कॉन्फिडेंस प्लेज ए मेजर रोल। आप डाउट खुद के ऊपर करते हैं सबसे पहले। सेल्फ डाउट कई बार कैंडिडेट्स की, मतलब प्रिपरेशन के अंदर, या फिर प्रिपरेशन तो छोड़ो, बढ़िया मार्क्स लाने में, उनकी सक्सेस के बीच में बाधा बन जाता है। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा लगेगा हम स्किप कर देंगे ना भैया, मार्क एंड स्किप कर देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? आसान क्वेश्चन को तो कर लोगे ना फर्स्ट राउंड में, मैथ और रीजनिंग में। जीके और इंग्लिश में तो पेपर आपको क्या ही तंग कर लेगा। आपको जो आता है वो टिक कर दोगे, जो नहीं आता उसे छोड़ दोगे, बाद में देख लेंगे। टाइम की कमी है नहीं टीयर 2 में, ठीक तरीके से हैंडल किया तो। ठीक है, तो इसीलिए हम एक ऐसा पेपर करेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मॉक लेकर आया हूँ, इसके बाद मॉक डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कैसा भी गाना सुनो, कुछ भी करो, हैं, कॉन्फिडेंस से भरपूर लबालब चाहिए मुझे आप लोग। और दिमाग में सिर्फ एक बात याद रखो कि इंग्लिश और जीके, इसके अंदर सिंपली आपके पास बहुत टाइम है देने के लिए। आपने मेहनत करी है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो अनएक्सपेक्टेड है, वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। मैथ और रीजनिंग के अंदर हम आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, दिख गया ऐसे होगा तो कर देंगे। 65% प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर लोगे, आपको दिख जाएंगे, पहचान में आ जाएंगे। हमने रिलेवेंट तैयारी की है भाई, इरेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ी हमने, है ना, और प्रैक्टिकल वे से पढ़ी है सारी। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि हवा तक नहीं लगी तो दूसरे को भी नहीं लगेगी, टेंशन मत लो। ठीक है, स्किप कर देंगे। क्वेश्चन ऐसा लगा कि यार अभी करने का मूड नहीं है बट मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मार्क एंड स्किप कर देंगे। सिंपल ये चीज़ डिसाइड करनी है। दो काम, पढ़ के समझ लेंगे शांति से, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। और भाई कॉन्शियस रहेंगे, किसी लिए मिस्टेक ना करें। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है, सिर्फ इतनी जिम्मेवारी मैं दे रहा हूँ, ये कर लेना। ठीक है, और खुश चाहिए भाई, इन दिनों के अंदर दुखी नहीं चाहिए। दुखी आत्मा का पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो पेन एंड नोटबुक और अपना दिमाग, तीनों चीज़ें लेकर बैठ जाओ, ये पेपर करते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। इसको मैं एक बिल्कुल इस तरीके से करूँगा, इस पेपर को एक एवरेज कैंडिडेट बनकर, एक्चुअल में मैं एग्जाम में क्या करता, आपकी जगह होता, उस तरीके से करूँगा। चलिए ठीक है, स्किप भी करूँगा, मार्क एंड स्किप भी करूँगा, देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जोड़ के जितने भी हैं उनसे डिवाइड करना है। बट हो सकता है शायद मैं उस दिन मार्क एंड स्किप कर दूँ इसको, कि फ़िलहाल मैं इतना टाइम नहीं देना चाह रहा। देख लूँगा, मुझे पता है इस क्वेश्चन को मैं डेफिनेटली कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। नेक्स्ट, और तेज़ करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है जी, कम टाइम लगाकर आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करके देख लोगे। और उन मेथड से करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जैसे एग्जाम में करूँगा एक एवरेज स्टूडेंट बन के, मैं वैसे कर रहा हूँ। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 5 एंड 9। तो
5 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर। सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा, क्यों? क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट से दिख जाती है, तो यूनिट डिजिट की शक्ल देखकर मुझे पता लग जाएगा 5 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे रहा है बच्चा कब। ये तो नहीं दे रहा भाई, ये तो नहीं दे रहा, ये भी नहीं दे रहा, मतलब ये तो इसी से पकड़ा गया। चलो 992 क्लियर है, आगे बढ़े। अगर ये इससे उत्तर नहीं निकलता तो 9 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देखते हैं, और मान लो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाते तो बड़े वाले को टिक करते। लार्जेस्ट 3 डिजिट बोला है। A person can hit a target 5 times out of 8 shots. Okay. If he fires 10 shots, what is the probability that he will hit the target twice? ऑप्शन देखकर अगर आपको डर लगे कि यार पता नहीं क्या है, तो मैंने क्या कर दिया, स्किप, मार्क एंड स्किप कर दिया। क्यों सर मार्क क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है इस क्वेश्चन को। क्या पता ना मैं कर दूं। तो मैं आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, फर्स्ट राउंड में हम फालतू की लोड नहीं ले रहे। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ऐसे क्वेश्चन जब भी करो शांति से, बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप बताया है ना। बच्चे कई बार क्या करते हैं, गलत डायग्राम बना लेते हैं, फिर से करते हैं, टाइम वेस्ट होएगा। थोड़ा सा शांति से काम करोगे, वो आपको नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मैंने इसको बिल्डिंग बोल दिया, whose height is 680 मीटर इज 45। बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। ओके जी। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60। यहाँ से ये 60 है, ठीक है जी। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, एग्जामिनर जो है आपको एक लंबाई बताता है, दूसरी लंबाई पूछता है। हम रेशियो निकालेंगे, 2 ट्रायंगल बनती है हमेशा, उनके अंदर एक साइड कॉमन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड की लंबाई कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, इतना सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं अज्यूम करना स्टार्ट करूँगा, 60 के सामने वाली साइड की लंबाई अगर √3 है, 60 के सामने मैं हमेशा √3 या 3 मानूंगा, 1 नहीं मानूंगा, नहीं तो 30 के सामने 1/√3 आ जाएगी। तो ये जो इस ट्रायंगल के अंदर 30 के सामने आ जाएगा 1। अगर ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर अगर इस 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने भी 1, ठीक है। ये पूरा √3, ये 1, तो ये हो गया √3 - 1, तो ये भी हो गया √3 - 1, और उसने इसी की वैल्यू बताई है 680। अच्छा जी, पूछी किसकी है, टावर की हाइट है ना, हाँ जी, यानी कि √3 की वैल्यू। तो अगर इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये। ओके, इतने यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई ये। ओके, इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर भेज देंगे तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, नीचे दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाएगा जो कि है 2, तो ये चला जाएगा 340। ऐसा कुछ है क्या? अगर इसको मैं अंदर भेजूंगा तो 3 + √3 ये वाला हो जाएगा। वैसे तो 340 2 में ही है, उसमें माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है, दैट्स इट। नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस। जब भी मैं ऐसे करूं, मैं जानबूझ के दिखा के करता हूं भाई, अपनी ऑडियो कम कर लिया करो। मैं बंद करूंगा इतने में छींक आ जाएगी, बच्चों के कान के पर्दे फट जाते हैं कई बार, वो ईयरफोन लगा के कर रहे हो तो। द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज दिस, ठीक है। अगर 11 ऑब्जर्वेशन हैं तो उनकी मीडियन क्या होती है, 11 + 1/2th पोजीशन पर, यानी कि 6th पोजीशन पर। तो यानी कि 6ठा नंबर मीडियन है, इसके बाद 7वां नंबर, ऐसे करके 11वां नंबर, 5वां नंबर, 4था नंबर, ऐसे करके पहला नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। तो देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मान लो हमने असेंडिंग में लिख दिया और बीच वाली वैल्यू हमने पिक कर ली। अब ये बोल रहा है लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमने 3 जोड़ दिया, तो लार्जेस्ट 5 कौन सी होंगी, 11 हैं। तो देखो 6 और 5 11, तो यहाँ पर 5 ऑब्जर्वेशन है, उसने इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा, इसमें भी 3 जोड़ा। क्या इस पर फर्क पड़ा? नहीं। अगर वो लार्जेस्ट 6 में जोड़ देता तो इस पर फर्क पड़ता, लेकिन अब तो फर्क नहीं पड़ रहा।
तो रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट, पहले जो मीडियन थी वही रहेगी। 6 में जोड़ देता, 7 में जोड़ देता तो मीडियन 3 बढ़ जाती। सिंपल कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट, इन अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी आर पैरेलल। मैं बिल्कुल नेचुरली इसको करूँगा, थोड़ी सी गलतियाँ एक एवरेज स्टूडेंट करेगा, मैं बिल्कुल नेचुरली प्लेन एक एवरेज स्टूडेंट बनकर कर रहा हूँ। ए बी एंड डी सी आर पैरेलल टू ईच अदर विद ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है भैया। ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 10, ए डी 10 है, बी सी 10 है, ठीक है। ए बी इज ग्रेटर देन, ए बी इज 15 मीटर, ए बी 15 मीटर है, लेस देन डी सी। देखो ए बी डी सी से छोटी यहाँ पर तो नहीं दिख रही, तो क्या करें, ए बी सी डी, एक्चुअल में ऐसे होता है एग्जाम में। अब ए बी छोटी हो गई तो ए बी 15 है, डी सी का अब हमें पता नहीं, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, चलिए जी करते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कई बार एक डायग्राम बात नहीं बनाता तो दूसरा बनाना, ठीक है। हमने डायग्राम नहीं बनाया, हमने सिर्फ वर्टिसेस बदल दिए, ठीक है। चलिए, तो ट्रेपेजियम में क्या करते हैं हमेशा ऐसे केस में, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 15 है तो ये भी 15 है, ठीक है जी। 10 10, इसने हाइट क्या बता रखी है भाई साहब ने हाइट बता रखी है 8, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिख रहा है 6 8 10 वाला, 6 8 10, जी हाँ 6 8 10, जी हाँ। तो ये पूरी साइड कितनी आ गई, 6 और 6 12 और 15 27। कहाँ पूछ रहा है भैया, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो जोड़ दो सब कुछ, 27 और 15 30 और 12 42 52 62, 62 इज द पेरीमीटर। आगे बढ़ जाऊं, ये लो, ए प्रिज्म एंड ए पिरामिड हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, सेम बेस है सेम हाइट है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म एंड पिरामिड। तो प्रिज्म का वॉल्यूम तो 3 गुना होता है पिरामिड के कंपैरिजन में, तो 3 और 1। ऐसे में होता क्या है, बच्चे क्या कर देते हैं, कई बार सिली मिस्टेक करते हैं 1:3 मारने का, तो ध्यान रखना A:B की जगह B:A कई बार करते हैं स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रेडियस डायमीटर वाले कन्फ्यूजन का ध्यान रखना, ठीक है। साइन का ध्यान रखना, पॉजिटिव माइन नेगेटिव, इन सारी चीज़ों का, ठीक है मेरे भाई। तो ये सिंपल है, जो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, और पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो सिंपल है भैया, इसमें 1/3 आ गया, यानी कि 3 गुना है। सेम बेस और सेम हाइट हो तो किसी भी प्रिज्म का जो एरिया हो 3 गुना रहेगा पिरामिड से। बताओ, मैं इस पेपर को तेज तेज कर रहा हूँ, आपने शांति से करना है। आपने, सिंपल बात है, पढ़ना है, समझना है। ये 2 काम करने हैं आपने, कैसे, जिस पेस पर आप कर सको ये दोनों काम एक रीडिंग में, वो कोशिश करनी है, ताकि बार बार रीडिंग ना मारे। टाइम की टेंशन नहीं लेनी, टियर 1 से ज़्यादा टाइम है टियर 2 में। उसके बाद आपने डिसाइड करना है, ये डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, 2 3 4 5 सेकंड में डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन डिसाइड कर लो। कई बार तो विद इन 1 सेकंड क्वेश्चन देखते ही, अभी क्वेश्चन देखते ही क्या डिसाइड करना, अभी करना है, हो गया डिसाइड, कर ही लेंगे अभी, है ना। बस इन चीज़ों की वो रखनी है। मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपको ये करवा दूँ, ठीक है। चलिए जी, तो ये आ जाएगा भाई 8। जब भी अंडर रूट के अंदर ये ऐसे हो तो +- 8 नहीं आएगा, सिर्फ 8 आएगा, ठीक है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर x² = 64 है तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ आर +- 8, लेकिन अगर x = √64 है तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ ओनली 8। डिटेल में नहीं जाऊँगा, पहले बहुत बार बता चुका हूँ। ये 11 और ये हो जाएगा 13, तो 11 और 8 19 में 13 गए 6, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हमारी आदत है कि x की जो भी वैल्यू आए हमें तुरंत वो मार्क करने के लिए हम बढ़ जाते हैं। हम क्वेश्चन में जिस भी चीज़ को x मान लेते हैं तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि x निकला मार्क, ऐसे ऐसे नहीं करना। आपने x माना, हो सकता है x +3 मार्क करना हो, तो यहाँ पर x² उसने पूछा है, तो यहाँ पर अगर एक ऑप्शन 6 होता ना तो बहुत सारे बच्चे 6 टिक करने के लिए ढूंढ रहे होते, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना, x सिंड्रोम, ठीक है, ऑप्शन सी।
इफ़ 2 LED TVs एंड 1 मोबाइल फ़ोन्स की कॉस्ट इतनी है, वाइल 2 मोबाइल फ़ोन्स एंड 1 LED TV की कॉस्ट इतनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन। क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया, इक्वेशन सोल्व करनी है तो कर लेते हैं। अगर बहुत भयंकर इक्वेशन होती, 23 LED TV 31 मोबाइल फ़ोन की ये कॉस्ट है, 37 LED TV 32 मोबाइल फ़ोन की ये कॉस्ट है, तो मैं तो नहीं करता राउंड ऑन में, आपको भी नहीं करना चाहिए। सिंपल सी है, 1 2 2 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टीवी और 1 मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट भैया 31,000। ये हज़ारों में है, मैंने सिर्फ 31 लिख दिया, हज़ारों में है मामला। ठीक, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 टीवी की कॉस्ट जो है 35,000 है। ठीक, तो चलिए मोबाइल फ़ोन की निकालनी है, दी वैल्यू ऑफ 1 मोबाइल फ़ोन, तो टीवी वाली की कैंसिल कर देते हैं। तो नीचे वाले को 2 गुना करके ऊपर वाले को घटा दूँ, है ना, ताकि ये टीवी से टीवी कैंसिल हो जाए। तो इसको मैंने 2 गुना किया, 2T से 2T गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू 2 × 35 70, 70 में से 30 गए, 40 में से 1 गए 39, तो एक मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट हो जाएगी भाई साहब 13,000। ऑप्शन सी। ठीक है। What is the volume of cylinder if the radius of the cylinder is this and height is equal to this। तो रेडियस और डायमीटर का हमेशा ध्यान रखना है सर्कुलर चीज़ों में, ये ना उसने डायमीटर दिया हो, उसने डायमीटर पूछा हो, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम भैया 1/3। अब ये भी ध्यान रखना कि पाई को कहीं खोल तो नहीं, मतलब पाई का पाई ही दिया हो, ठीक है, कि भी खोल ना रखा हो और आप 22/7 या ऐसे करके कर दें। तो 1/3 क्या है, सिलेंडर है क्या, तो 1/3, बोल भी नहीं रहे तुम, बेशरम बंदे हो। पाई r², रेडियस कितना भाई 10, इंटू हाइट इज इक्वल टू 20, 100 से 100 गया, 2 से इसको गुणा करूंगा तो डबल हो जाएगा, 628 के आगे 0 आएगी, तो दैट इज इक्वल टू ऑप्शन है ना। ओके। P, Q and R can finish a work in 5 days, 10 days, 15 days respectively, working alone. P and Q works on first day। जनरली मैं क्या करता हूँ, इस टाइम पर मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ। अच्छा जी, 5, 10, 15 ये ऐसी वैल्यूज है जिनका एलसीएम मैं ऐसे लिखे बिना ले सकता हूँ, तो मैं जनरली फिर इनको ऐसे नहीं लिखता। कई बार मुश्किल सी वैल्यूज होती है, मैं लिख लेता हूँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी वैसे इन चीज़ों की, लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। ठीक है, 5 छिक्के 30, 10 दिए 30, 15 दूनी 30। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। P and Q works on the first day, P and R works on the second day, and P and Q works on the third day, and so on till the work is completed। In how many days the work will be completed। ठीक है, तो पहले P और Q, तो P और Q मिलके 9 यूनिट कर लेंगे पहले दिन, फिर P और R 8 यूनिट कर लेंगे, फिर P और Q, फिर P और R, ऐसे चलता रहेगा, यानी कि हर 2 दिन में 17 यूनिट हो रही है। तो मैं देखूंगा 17 यूनिट इसमें कितनी बार आ जाती हैं, 17 एकम 17, सिर्फ एक बार आ रही है। एक बार 17 यूनिट करने के लिए 2 दिन लग रहे हैं भैया, तो 2 दिन तो यहाँ पर लग जाएंगे। आप ऐसे लिख लिया करो फिर इस क्वेश्चन में 2 डेज, फिर देखा करो कि अब कौन सी गैंग आएगी, कौन सा ग्रुप आएगा, ये पहले वाले। तो ऐसे कि इस 13 में से 9 यूनिट करने में 1 दिन लग गए, ऐसे कर लिया करो। तो 13 में से 9 गए, कितने यूनिट बच गए, 4 यूनिट बच गए, तो 8 यूनिट करने वाला ग्रुप आएगा, तो 4/8, हाफ डे यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो 2 और 1 3, 3.5 डेज, बोले तो 7.5 डेज। ठीक है भाई, क्लियर, आगे बढ़ जाए। A goods train 350 meter long passes through a tunnel of length this much in this many seconds। What is the speed of the train। स्पीड पूछी है, यानी कि डिस्टेंस और टाइम गिवन होएगा। तो जब एक ट्रेन एक टनल को क्रॉस करेगी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितने टाइम में, इतने टाइम। ठीक है जी, तो डिस्टेंस है 1200 और 300, 1500 और 1600 बटे में 80, 80 दूनी 160, 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर है। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे एक बात बताओ, क्या इक्वेशन मेंटली किया जा सकता है,
किया जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप एग्जाम में ऐसे लिख के कर रहे हो, 1% भी बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ऐसे ही करते हैं पेपर में, ऐसे ही होता है, क्योंकि माइंड थोड़ा सा जल्दबाजी में होता है और माइंड थोड़ा सा ज़्यादा श्योर होना चाह रहा है। इसको जल्दी करने के तो नंबर मिल नहीं रहे, इसको ठीक करने के नंबर मिल रहे हैं। तो ये पेन से दुश्मनी मोल नहीं लेनी कि मैं तो पेन को हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? ये दोस्त था आपका। ओवर यूज करोगे तो दुश्मन हो गया, कम यूज करोगे तो भी दुश्मन हो गया। मॉडरेट यूज करेंगे। अननेसेसरी बर्डन भी नहीं लेना कि इसको तो मेंटली ही करूंगा। क्यों? जब आप एक फ्लो में लिख के कर पा रहे हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। If one of the interior angles of a regular polygon is 15/16 times of one of the interior angles of a regular decagon, डेकागन यानी कि भैया 10 साइडों वाला गन, हाँ है हिंदी में 10 भुज, 10 साइडों वाला पॉलीगन। ठीक है, तो डेकागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? डेकागन 10 साइडें हैं तो 10 एक्सटीरियर एंगल हैं। तो डेकागन का एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये एक्सटीरियर एंगल 360 होता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। तो 360 बटे में 10, 36 डिग्री का हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 144। 180 में से घटा दूंगा, डेकागन का इंटीरियर एंगल हो जाएगा इतना। तो इसका 15/16 गुना है किसी दूसरे पॉलीगन का एंगल। तो ठीक है, देख लेते हैं जी। तो 16 निम्मे 15 निम्मे 135, 135 आ गया दूसरे वाले पॉलीगन का इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल 135 आ गया तो 180 में से घटाओगे 45 आ जाएगा उसका एक्सटीरियर एंगल। और सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो 45 से भाग कर देंगे। उसमें एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? 9 5 9 चौके 5 दूनी 8 एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि 8 ही साइड होंगी। और अगर 8 साइड हैं तो डायगोनल कितने होंगे? n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, 8 इंटू 5/2। क्लियर है? ठीक। अब कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाए कि n इंटू n माइनस 3/2 है या फिर n इंटू n माइनस 2/3 है, क्या है? तो देखो, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। कभी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं वो हमेशा क्या आएंगे? ऐसे आएंगे ना, 10 डायगोनल है, 15 डायगोनल है, 12, ऐसे तो नहीं आएंगे 13.5 डायगोनल है। फ्रैक्शन में तो नहीं आएंगे। तो देखो, इनमें से एक चीज इंश्योर करती है कि वो फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकती। कैसे? देखो, ये नंबर अगर इवन हुआ तो इवन नंबर में से ओड घटा दोगे तो ये ओड हो जाएगा। अगर ये ओड हुआ तो एक ओड नंबर में से ओड घटा दोगे तो ये इवन होएगा। तो यहां पर गारंटी है कि इन दोनों में से एक को इवन होना ही पड़ेगा, या तो सीधा एन इवन हो जाएगा। अगर एन इवन नहीं हुआ तो उसमें से 3 घटाकर इवन आएगा। तो गारंटी है कि ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्या वहां पर ऐसी कोई गारंटी मिल रही है? अगर कोई नंबर खुद 3 से डिविजिबल नहीं है तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसमें से 3 घटा देंगे तो उसमें से 2 घटा देंगे तो वो भी डिविजिबल होएगा। ज़रूरी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट, इफ 4 डिजिट नंबर 463y इज डिविजिबल बाई 7। इसको हम मन ही मन में कर लेंगे। देखो, 7 6 42 बच गया 4 और 3, 7 6 42, 1 और y, 1 के आगे y है तो y की क्या वैल्यू हो ताकि ये 7 से डिवाइड हो? तो 7 दूनी 14, 4 वैल्यू होनी पड़ेगी। और अगली पॉसिबल वैल्यू आएगी जब आप इसमें 7 जोड़ोगे। 7 और 4 11 21। तो भाई y की तो वैल्यू नहीं है पॉसिबल, मतलब अगली वैल्यू पॉसिबल वैल्यू तो नहीं है। एक ही पॉसिबल वैल्यू है 4। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था बताता हूँ। देखो, ये मान लो 37y, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35, बच गया 2। तो 2 के आगे अगर 1 आया तो भी डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 1 हुई। तो अगली पॉसिबल वैल्यू होगी इसके अंदर 7 जोड़ दो, 7 और 1 8, 28 भी 7 से डिवाइड होता है। तो इस केस में y की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। तो अगर मैं 7 से डिविजिबल नंबर देख रहा हूँ तो 7 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसमें 7 जोड़ने पर जो अगला नंबर आएगा वो भी डिविजिबल होएगा।
तो y की जो एक पॉसिबल वैल्यू है उसमें 7 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर 4 है, इसमें 7 जोड़ोगे तो 7 और 4 11, 11 तो एक 2 डिजिट का नंबर हो गया। तो y की तो वो नहीं हो सकती वैल्यू। यहाँ पर एक ही है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कई बार मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज होती है। यहाँ पर उत्तर है 4। ठीक है, अगर ये आप कर लोगे तो ठीक है। फॉर दिस टाइम मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। एक एवरेज स्टूडेंट बनने की कोशिश में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि भाई ठीक, अगर स्ट्राइक ना हो, आपको नहीं लग रहा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, स्किप कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। PQRS इज ए साइक्लिक, उसको स्किप में क्यों कर रहा हूँ, इसको, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ये एक ऐसा क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं दिमाग, हालांकि इसका मैं उत्तर मार्क कर सकता हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लेना चीज़ों को। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके ऊपर मुझे दिमाग लगाकर उत्तर निकालना पड़ेगा, की बजाय मैं वो क्वेश्चन करना प्रेफर कर रहा हूँ जो मुझे ऑलरेडी आते हैं या देखते ही आ जाएंगे, जिनमें मैं श्योर हूँ, है ना। तो उनके ऊपर बाद में टाइम देंगे। टाइम है आपके पास, टेंशन मत लो, वेस्ट करने के लिए नहीं है, यूज करने के लिए है। PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी, कुछ बता रहे हैं। एंगल P इज 3 टाइम्स एंगल R, तो एंगल R अगर A है तो एंगल P इज 3A, ओके जी। एंड एंगल S इज 4 टाइम्स एंगल Q, एंगल Q का 4 टाइम्स है, अगर ये B है तो ये 4B है, ओके। देन द सम ऑफ एंगल S एंड R विल बी, S और R का सम क्या होगा, S और R निकालने हमने, तो सिंपल है ये तो बहुत। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो 3 A प्लस 1 A, 4 A की वैल्यू 180 है, तो 1 A की वैल्यू क्या होगी, 180/4, इसका आधा 90 का आधा 45, R की वैल्यू 45 आ गई। 4 और एक 5B की वैल्यू है 180, अगर 5B की वैल्यू 180 है तो 1B की वैल्यू क्या होगी, 180/5, और मुझे तो S निकालना है ना, तो 4B की वैल्यू क्या होगी, ये तो अभी देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 18 8 144, 144 और 45, इसका सम पूछ रहे हैं भैया, 189, ऑप्शन डी। बताओ। Working for 10 hours per day, 6 men can build a wall in certain number of days. By working for how many hours per day can 12 men build the wall in the same days? कितने घंटे काम करें, तो यानी कि टोटल वर्क सेम है। वर्किंग फॉर 10 hours per day, 6 men can build a wall in certain number of days, ठीक है, द सेम डेज। तो मान लो ये रोज़ 10 घंटे काम कर रहे हैं, 6 मैन हैं, कुछ दिन काम कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू 12 मैन, उतने ही दिनों में कितने आवर्स काम करेंगे। डी से डी गया 6 दूनी 12, 2 5 10, तो दिस इज इक्वल टू 5। हमें डेज इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि अगर वो ये बोल दे कि इन डबल डेज, तो यहाँ पर डी लिखोगे, यहाँ पर 2D लिखोगे, सिंपल। ठीक है जी, देखो, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो तो मार्क एंड स्किप। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं देखकर मुझे पता है कि ये कैसे करने, थोड़े से कुछ सेकंड में ही मेरे को आइडिया हो जाता है अगर नए टाइप का होएगा तो, क्योंकि ये मेरा काम है भाई। बट अगर मान लो आपको आइडिया ना हो, या फिर ये आइडिया हो गया कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो फिर मार्क एंड स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये हो कि यार पता नहीं कैसे होगा, स्किप कर दो, मार्क एंड स्किप कर दो, इनमें से एक काम। अगर आपको ये लग रहा है ईजियर साइड पे कि मैं कर ही लूँगा यार, मार्क एंड स्किप कर दो। ये लग रहा है कि पता नहीं, स्किप कर दो, जस्ट हम कैटेगराइज कर रहे हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा, तो जज साहब डाटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मोड जो है वो 7 है, ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले नंबर से। तो आपके एग्जाम में ये ऊपर होंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि आप ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ऑप्शन ए को 1 और 3 4 और 1 5 और 5 10,
अगर यहाँ से ऐसे करने में अनकंफर्टेबल है तो, कंफर्टेबल है तो मत लिखो, ऑल्टरनेट को जोड़ते रहो। 4 और 4 8 और 2 10, डिफरेंस 0 है, 11 से डिविजिबल है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड PQR आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है। AB इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस, तो बनानी ही पड़ेंगी ABC और PQR, ये इसी ऑर्डर में है। उसने बोला है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, तो A के कोरस्पॉन्डिंग P है, B के कोरस्पॉन्डिंग Q है, C के कोरस्पॉन्डिंग R है। तो मैंने ऐसे ही बना ली ABC PQR, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये। ठीक, तो AB इज इक्वल टू 5, एंगल B इज इक्वल टू 40, एंगल A इज इक्वल टू 80, 80 और 4 120, ये हो जाएगा 60। ये इन्फॉर्मेशन उसने दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? तो PQ इज 5, तो PQ तो भी 5 ही होएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग है। ठीक, एंगल R इज इक्वल टू 60, R यही है। ठीक, पहला ही ठीक है क्या? QR इज 5, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। PQ 5, एंगल P 60, हाँ यही ठीक है, ऑप्शन है। ठीक, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 पर केजी? 60 रुपये पर केजी वाला कितना राइस मिलाना चाहिए विद 24 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी? 60 रुपये पर केजी वाला कितना राइस मिलाना चाहिए 42 रुपये पर केजी वाले राइस से, ताकि 56 रुपये पर केजी में बेचें तो 12% का फ़ायदा हो। तो अगर इतने में बेचें तो 12% का फ़ायदा है, तो एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या है मिक्सर का? ये सेलिंग प्राइस है, ये 112% के बराबर है। तो मैं निकालना चाह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस 100%, तो 56 दूनी 112, 2 से काट दूंगा 50 पर। मिक्सर हमें 50 रुपये का पड़ रहा है, यानी कि 60 रुपये की चीज़ को 42 रुपये की चीज़ में मिलाया तो 50 में पड़ा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4:5। यहाँ पर एक गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में आप, क्या कि जो 24 किलो वाला राइस है इसको आप गलत जगह रख सकते हो, यहाँ पर या यहाँ पर, और दूसरा निकाल सकते हो। और ऑप्शन में अगर 30 होता तो आप फंस जाते। यहाँ पर उसने क्या बोला है देखो, 60 kg वाला कितना राइस मिलाऊं 24 kg 42 kg वाले राइस में, यानी कि 5 की जगह 24 है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24/5, 4 यूनिट की वैल्यू गुणा में 4, 24 के 96/5, ऊपर नीचे 2 कर लो, नीचे 10 बन जाएगा, 4 6 12, 9 9 18 1 19, 19.2। ठीक, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे ने गलती से 4 की जगह 24 कर दिया, 4 6 24, 5 6 30 और ऑप्शन में 30 हुआ, एग्जामिनर मेरे जैसा निकला, उसने 30 दे दिया, तो आपको -1 मार्क मिल गया 3 मार्क की जगह। सिली मिस्टेक से आप 4 मार्क पीछे चले गए। तो इस मिस्टेक का इलाज क्या था कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी करें ना, हम तैयारी करें, कॉन्शियस होकर करें, कॉन्शियस होकर पेपर अटेम्प्ट करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप शांति से पेपर देने की कोशिश करोगे तो आप शांति से दे पाओगे, टेंशन मत लो। सिली मिस्टेक नहीं होएंगी, टेंशन मत लो। मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ कोशिश करना, नहीं होएंगी सिली मिस्टेक। ठीक है, बस यही चीज़ मैं लास्ट के दिनों में आपकी ठीक कर सकता हूँ, या आप ठीक कर सकते हैं, मेनली तो आप ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका नुकसान नहीं होएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई सिर्फ 2 काम करने हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड केयरफुल्ली। ठीक है, फिर एक डिसीजन लेना कि अच्छा ये होने लायक है तो अभी कर दूं, और फिर अपना शांति से कर लेना। इतना टाइम है आपके पास, इतना टाइम है आपके पास, अपने आप को गिल्ट में मत रखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को लिख कर रहे होते हैं और इस गिल्ट में होते हैं कि ये क्वेश्चन करने का तो मेंटली था बट मैं लिख के कर रहा हूँ। अरे नहीं, लिख के करने का था, तुम भी कर रहे हो, करो बिंदास कर दो, बस वो मैटर करता है। ठीक है, वो आपके ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इस माहौल में, डिजिटल वर्ल्ड है, इतनी डाल दी गई है। 5 सेकंड में कर दो, 30 सेकंड में कर दो, 15 सेकंड में कर दो। बच्चे एक एक क्वेश्चन का सेकंड देखते रहते हैं। ओवरऑल पेपर में बढ़िया आपने परफॉर्म कर दिया, गुड, दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट इज नीडेड। उसके बेस पर जॉब मिल रही है ना। अनरियलिस्टिक प्रेशर नहीं लेना। ये करो अब। एट ए क्लियरेंस सेल एक शॉपकीपर ने 45% का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर ने इतने पे किए, तो 45 का डिस्काउंट देने के बाद बंदा 55% पे करता है। 100 - 45 55%। 55% की वैल्यू है
और मार्क्ड प्राइस पूछ रहे हैं, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी इतनी, 100% की वैल्यू हो जाएगी इतनी, दैट्स इट। 11 5 55, 11 3 5 आया था, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 600। उत्तर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस a माइनस बी को इधर नीचे लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ऐसा काम वो बहुत बार करता है कि 30% ऑफ p इज इक्वल टू 20% ऑफ q। ऐसे में वो जस्ट आपको p और q का रेशियो बताना चाह रहा होता है बेचारा, ठीक है। तो मैं a माइनस बी को इधर ले आया, ऊपर 3 बच गया, ये 20 उधर भेज दिया, 30 20, 0 से 0 कट गई, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, इससे हमें a और b का रेशियो मिलेगा बस। व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, बता देंगे, ए और बी का रेशियो निकाल ले। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं, साफ साफ दिख रहा है। 3 + 2 5, 3 - 2 1। ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं ना, दोबारा पढ़ना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना कौन किसका क्या परसेंट है पूछ रहा है। हो सकता है आप उल्टा बता दें और वो भी ऑप्शन में हो कि व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, बी का कितने परसेंट ए के बराबर है, या फिर ए जो है वो बी का कितने प्रतिशत है। तो 5 जो है वो 1 का कितने प्रतिशत है, 500% है भैया, ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन के अंदर 20% होता तो हो सकता है कई बच्चे वो ही मार्क कर देते। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ग्राफ जो है किसी भी लाइन का वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को काटता है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की एक खासियत होती है। एक्स एक्सिस की एक ये खासियत है कि यहाँ पर y एक्सिस, y की वैल्यू 0 होती है y कोऑर्डिनेट की। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो x वर्टिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसकी तो कोई वर्टिकल मूवमेंट है ही नहीं, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा हमेशा। यहाँ का हर एक पॉइंट 0 एंड समथिंग, सॉरी समथिंग एंड 0 ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट पर x 0 होता है। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, x की पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ही नहीं, यहाँ पर x 0 होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कब काटता है, एक एक्सिस पर x 0 होता है, एक एक्सिस पर y 0 होता है। तो सिंपली एक बार x को 0 रखा मैंने, जब मैंने x को 0 रखा तो -19y इज इक्वल टू 399, तो y इज इक्वल टू 399 बटे में 19, माइनस था ना, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 एक 19, तो जब x 0 है तो y -21 है। ये पॉइंट कौन सा है, जब x 0 है तो y -21 है। एक एक्सिस को ये यहाँ पर काटेगा, कौन से एक्सिस को, जहाँ पर x एक्सिस 0 यानी कि y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस को, ठीक है। देखूं y एक्सिस को, क्या पता ऐसा होता कि हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते, बट यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई नहीं। अगर y 0 है, y को 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 399 बटे में 57, 19 थी, 19 से मैंने अभी काटा था, इसको 21 पर गया था, 3 7, ठीक है। तो जब y 0 है तो x 7 है, तो ऐसे लिखते हैं ना x वाला पहले, तो ऐसे 7 0, ये y एक्स, ये काट रहा है x एक्सिस को, तो 7 0, ऑप्शन सी, ठीक, क्लियर है। Rajनीश borrowed ₹1500 from a bank and repaid the entire amount with interest in 2 equal annual installment। 2 इंस्टॉलमेंट दिए हैं भाई ने, ठीक है। SI है CI है, देखते हैं, जनरली CI होता है ना अपने एग्जाम में इंस्टॉलमेंट। The first installment being paid a year after Rajनीश borrowed from the bank if the rate of interest was 40% per annum compounded annually। ओके, तो 40%, 100 का 140 हो रहा है, 5 का 7 हो रहा है, 5 रुपए के 7 बन रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट हैं तो स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, दोनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बराबर कर दो। ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है तो 7 से गुणा कर रहा हूँ ऊपर, 7 5 35, ठीक है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो है क्या, हर एक इंस्टॉलमेंट, यानी कि 49 की वैल्यू पूछी है उसने, 49 यूनिट की, और उसने बताया क्या है कि उसने कितने रुपए लिए थे, तो उसने इन दोनों का सम बताया है, तो इन दोनों का सम है 60। 60 की वैल्यू भाई ने बता दी 1500 है, और 49 की वैल्यू पूछ ली। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी जी ये, और 49 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो 0 से 0 गया,
6 से कितने पर जाएगा ये? 25 सिक्के 150 होता है ना, यूनिट डिजिट 5 आएगा, 2 का है तो 25 निम्न 225, 22 आ गया, 25 के 100 और 22 122, 1225 ऑप्शन सी। ठीक है। ए सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 9 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट पर बोल रहा है, तो ट्रिपल हो जाता है यानी कि 100% से 300% हो जाता है। तो ब्याज कितना लगा? 200% ब्याज लग गया। तो 200% ब्याज लग रहा है 9 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज लगेगा? 1 साल में इतना लगेगा। और आपको पता है ये देखते ही कि 2/9 को जब मैं 100 से गुणा करता हूँ तो 22.22 आता है, 11 का टेबल होता है, या 22 2/9 आता है, ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर। ए स्टार्ट्स ए बिजनेस विद 75,000 एंड बी ज्वाइंस द बिजनेस 5 मंथ्स लेटर। बी ने 5 मंथ लेट ज्वाइन कर लिया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। ठीक है भाई। आफ्टर 1 ईयर दे अर्न दिस मच प्रॉफिट, फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए ने कितने रुपए डाले थे भाई? 75,000। बी ने कितने डाले थे? 80,000। ए ने तो पूरे साल के लिए डाल दिए थे, बी 5 महीने लेट आया था यानी कि सिर्फ 7 महीने के लिए डाले। तो यहाँ से इनका रेशियो पता लग जाएगा। अगर कोई चीज़ कट रही है तो काट लो। 4 से कट रहा है, और कुछ भी कट रहा है क्या? और कुछ नहीं। 5 भी कट रहा है, 5 से 15 पर 5 चौके, और नहीं कट रहा। 15 थी 45 रेशियो, 7 चौके 28। उनका इकट्ठा प्रॉफिट इतना हुआ है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू कितनी है? 60 और 13 73, 73 यूनिट की वैल्यू है ये। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, इसको 45 से गुणा करूंगा तो ए की आ जाएगी, 28 से गुणा करूंगा तो बी की आ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। 73 से भाग करना पड़ेगा क्या इसे? कितने पर जाएगा? 5 पर चला जाएगा। 7 छिके तो 42 होता है, 40 है ना यहाँ पर, 5 पर तो 5 थी 15, इसे साइड में लिख लिया करो। 5 7 35 और 1 36। 408 में से ये जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 40 में 36 गया 4 और आ गया 8। अब यूनिट डिजिट मैच करो, या फिर स्टार्टिंग के 2 को देख लो 7 से। 7 छिके 42, 6 थी 18, यूनिट डिजिट भी मैच हो रहा है। 6 पर जाएगा, चेक कर लो, ये हो गया। तो ये हो गया जी 1 यूनिट की वैल्यू। अगर आपको 45 की निकालनी है तो गुणा में 45 है, कर ही लेते हैं। तो यहां से मैंने इसको 2 दे दिया, तो ये हो जाएगा जी 90, और यहां से 2 चला गया, ये हो जाएगा 28, है ना। तो 9 8 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25, 252 के आगे 1 0 ये रही, 2 0 ये रही। तो एक ही ऑप्शन में है, तो मैं दूसरे वाले की वैल्यू निकालूंगा ही नहीं, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज दिस एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। मेरी इस बात को गांठ बांध लो, एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर किसी फिक्स्ड पैटर्न पर हो, फिक्स्ड पैटर्न का क्या मतलब है? रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न पर हुआ। कई बार क्या होता है कि भाई ये क्वेश्चन तो इस तरीके का है, इस तरीके से होता है, आप रिकॉग्नाइज कर जाते हो पैटर्न को। किसी रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न पर हुआ, आपने रिकॉग्नाइज किया तो आप कर लेंगे। अदरवाइज सेकंड आप हमेशा कोशिश करेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू पुटिंग से हो सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे हो जाएंगे। ये एक पैटर्न है एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का। क्लियर है? तो हम इसको कन्वेंशनली भी कर सकते हैं, बट क्या हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं? देखो अब, क्योंकि एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के जो ऐसे क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में सिरदर्द बन जाते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग करते तो ऐसे हो जाते। तो हमें तो यार मार्क करने से मतलब है ना, किसी भी तरीके से करें। तो साइन और कोसेक, अगर मैं यहाँ पर 45 ही पुट कर दूँ, 45 का क्या ब्यूटी है? ये ब्यूटी है कि भैया टेन कोट बराबर है साइन कोसेक, साइन कोस बराबर है कोसेक सेक बराबर है, ईजी है, नोट डिफाइंड नहीं होती चीज़ें इतनी ईजीली, है ना। तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा जी 1/√2, ये हो जाएगा दोस्त √2, ठीक है, का स्क्वायर। तो √2 से √2 मल्टीप्लाई 2 + 1 3, 3/√2 यानी कि 9/2 प्लस, देखो
साइन और कोस बराबर होते हैं 45 पर, कोसेक और सेक बराबर होते हैं, तो वहाँ पर भी सेम ही रिजल्ट आना है, 9/2 इक्वल टू 9। 45 की ही तो ब्यूटी है। पहले हम कोशिश करेंगे 0 और 90 पुट करें, लेकिन 0 और 90 में क्या है, जब साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट सब कुछ तो आ गया यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें नॉट डिफाइंड होंगी, तो मत सोचो फिर। फिर हम सोचेंगे 45 पर। अगर 45 भी मना कर देगी, नहीं भाई मैं तो प्रॉब्लम करूंगा, फिर हम 30 और 60 की सोचेंगे। ठीक, क्लियर है? वैल्यू पुटिंग में ऐसे हम करेंगे। ओके, टेन और कोट क्या होंगे 45 पर, 1 और 1, तो 5 और 2 7, ये तो कट ही जाएंगे, यहाँ पर 7 आएगा, मुझे तो 9 चाहिए, 7 और 2 9, यही एक पॉसिबल है, ऑप्शन सी। दैट्स इट, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, आइडेंटिटीज में वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो देखो 0.7 का क्यूब, अगर मैं इसको a मान लूँ तो यहाँ है a का क्यूब, इसको b मान लूँ तो यहाँ है b का क्यूब, तो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब है और नीचे है ab, सॉरी मैं ज़्यादा जोश में हूँ, ऐसे गलतियाँ हो रही है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी गुणा में वही चीज़ जो नीचे लिखी हुई है, तो उत्तर a प्लस बी 0.7 प्लस 0.3 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक, अच्छा तो भाई ये सारे हो गए अपने। अब हमने कुछ स्किप किए थे, कुछ मार्क एंड स्किप किए थे, तो अब हम क्या करेंगे, आपको साइड में कलर पैलेट दिखेगा सब्जेक्ट का, तो अब मार्क एंड स्किप वालों पर जाओगे आप, उनका जो भी रंग वहां पर होगा। ठीक है, क्योंकि मार्क एंड स्किप वालों पर जाओगे तो वहां पर आपने ऐसे क्वेश्चन छोड़ रखे होंगे यू नो कि आप श्योर शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये छोड़ दिया। अब मैं इसको तसल्ली से करूंगा आराम से, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है टाइम की। क्यों दिक्कत नहीं है, जितने क्वेश्चन आसानी से साफ साफ होने के तो उतने मैं कर कर बैठा हूँ। अब तो मैं बोनस ले रहा हूँ ना, अब जितना भी टाइम बचा है उसमें मैक्स मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, दैट्स इट। थोड़ा सा टाइम किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लगेगा, मैं टेंशन में नहीं हूँ ना। देखो तो अब इनको जोड़ते हैं भाई, मैं पहले जोड़ूंगा सैकड़े वाले डिजिट को, इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बोलूँ 13 और 9 की क्या वैल्यू है, आप कोशिश करो इसको बिना दिमाग में पिक्चर बनाए करने की। 13 और 9 प्लेन, 13 और 9 तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसे बन जाता है तो 9 और 3 12, ये पैटर्न आपके दिमाग में सेट होगा कि 9 और 3 से 2 आता है तो 32। दिमाग में एक बार से एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर बनाओ 23 और 9 की, 37 और 5 की, तो 7 और 5 मिलते ही 12, ऐसे 42 आपके दिमाग में। इन क्वेश्चंस को कई बार हम जोड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इतने सारा जोड़ने में। एक ही इलाज है कॉन्फिडेंस आएगा, विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखना कि आपके दिमाग में चलना चाहिए। 6 और 4 तो दिमाग की जरूरत नहीं है, 6 और 4 10 और 8 18, अब दिमाग में चलना चाहिए कि 18 और 5 23 दिखेगा, 23 और 9 32 और 6 38, पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में। 38 और 5 43 और 3 46 और 6 52, तो ये सैकड़े वाला था तो मैंने कर दिया 5200। ठीक है, अब टेंस प्लेस वाला देख रहा हूँ, 9 और 5 14 दिमाग में, 14 और 7 21 और 3 24 और 3 27, मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है दिमाग में, मैं स्लो चल रहा हूँ। 27 और 9 36 और 9 45 और 9 54 और 8 62, ये टेंस प्लेस वाला था। ठीक, अपनी मदर टंग में हम बढ़िया तरीके से जोड़ पाएंगे इसको। 3 और 6 9 और 6 15 और 2 17 और 4 21 और 1 22 और 6 28 और 8 36 और 2 38। डिवाइडेड बाय कितना करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छिक्के 54, 600 समथिंग, एक ही है, बस खत्म बात। जनरली ऐसे नहीं होता, कम से कम 2 तो होते हैं, 1 2 स्टेप में आ जाता है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही आ रहा है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाऊँ। अब अगला देखें क्या मार्क एंड स्किप था। अब जब आप आगे जाओगे मार्क एंड स्किप तो आपको ये मिलेगा। अब आप इसको आराम से टाइम दे सकते हो, इतना टाइम नहीं देना,
कि गुद्दी पकड़ के वो एग्जामिनर आके बोल दे कि एग्ज़ाम ओवर हो गया। ठीक, सेकंड राउंड है। अभी भी अगर आपका दिल नहीं कर रहा इसे करने का, यू कैन स्किप एग्जाम में और आगे और इजी क्वेश्चन जैसे ये था, कई और ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके दिमाग पर इजी रहेंगे, तो सेकंड राउंड में भी एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं ऑनेस्टली, थर्ड राउंड में कर लेता मैं इसको एंटरटेन, फास्ट चल रहा हूँ मैं बस। एंड में कुछ क्वेश्चन बच जाएंगे 3-4, फिर उसमें से इजीली हम टाइम देकर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम है। ये मेथड आपके दिमाग के ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देता, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होने देता। इसको मैं फर्स्ट राउंड में करता, कॉन्फिडेंस डाउन करता भी ना मुझे। ठीक, करें अब तो मैं सारे करवा ही दूँ, है ना, अब क्यों ऐसे करें बार बार। बट अब पॉइंट आप समझ गए क्या करना है। ए पर्सन कैन हिट ए टारगेट 5 आउट ऑफ 8 शॉट्स, यानी कि उसकी हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 5/8, तो उसके मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मिस करने की, तो दैट विल बी 3 आउट ऑफ 8। 8 में से 5 बार वो मार देता है, तो 3 बार वो स्किप कर देता होगा, मिस कर देता होगा। ठीक है, ही फायर्स 10 शॉट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस, तो 2 बार हिट करे, तो इसका मतलब क्या है, देखो हिट करे, मिस करे, मिस करे, मिस करे, 2 बार तो ऐसे आना चाहिए कि हिट करे, और 8 बार ऐसे आना चाहिए कि मिस करे। आप इनकी प्रोबेबिलिटी को गुणा करोगे। हिट किया की प्रोबेबिलिटी है 5/8, हिट किया की प्रोबेबिलिटी है 5/8, मिस किया की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 3/8, तो ये तो आप लिखोगे 2 बार और ये आप लिखोगे 8 बार। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि पहली 2 बार हिट करे और बाकी 8 मिस करे? हो सकता है यहाँ पर हिट करे और यहाँ पर हिट करे, यहाँ पर हिट करे और यहाँ पर हिट करे, कोई भी 2 हिट कर सकता है, कोई भी 8 मिस कर सकता है। तो इनकी अरेंजमेंट भी करवाएंगे भैया। अरेंजमेंट कैसे होगी, आपके सामने 10 लेटर लिखे हुए हैं, तो उनकी अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल वेज में हो सकती है, बट 2 लेटर सेम है तो 2 फैक्टोरियल, और 8 लेटर सेम है तो 8 फैक्टोरियल। मैं इसको 10C2 भी कर सकता था, बट ये ईजी रहेगा अभी आपके लिए। ठीक है, तो ये है मामला। फिर आप क्या देख पाओगे, फिर आप देख पाओगे कि अच्छा, अब मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं, फिर आप देख पाओगे कि 5/8 की तो पावर है सर 2, 3/8 की सर पावर है 8, गुणा में 10 फैक्टोरियल है, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, बटे में 2 × 8 फैक्टोरियल, 8 से 8 गया, 2 से गया 5 पर। ठीक है सर, तो अब डेफिनेटली वो आपसे सोल्व तो करवाएगा नहीं कि 8 यहाँ पर 2 बार आ गया, 8 यहाँ पर 8 बार आ गया। अगर वो सोल्व करवाए 8 को 8 बार गुणा करके बताओ, तो फिर तो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है ना। पेपर में पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, ऑफ कोर्स वो नहीं करेगा। ठीक है, तो 8 की पावर 10 नीचे, अब 5 2 बार आ गया 25। अब ऑप्शन के ऊपर नजर मारेंगे कि 3 की पावर 8 उसने सोल्व नहीं कर रखी, ठीक है जी, उसके अलावा सब कुछ सोल्व कर रखा है, ओके भाई। 5 5 25, तो 25 गुणा में 9 5 45, तो 25 5 125 गुणा में 9 कर देते हैं, तो 9 5 45, 4 आ गया, 12 नहीं में 108 और 4 112, 1125 गुणा में 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 10। ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर? हमने कितने स्किप और वो किए थे वो बता दूं? जनरस होकर स्किप किए थे, कोई लालच तो नहीं किया था स्किप करने में, है ना। मैंने अपनी तरफ से भाई दिल खोलकर स्किप किए थे, तो मैं ये बता दूं कितने स्किप किए थे। 1 2 3 4, 4 ही स्किप किए। आप 2 और स्किप कर देते, 3 और स्किप कर देते, अगर 3 और स्किप कर देते, 4 और 3 7, 23 क्वेश्चन कर लेते और उसके बाद इनको आराम से करते। बट स्किप करने वाले क्वेश्चन बीच में करने का क्या नुकसान, वो टाइम खा जाते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन करवा देते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती है। तो आपके ऊपर बर्डन कम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, कर दिया करो स्किप, टेंशन मत लो। एक बहुत सारे एग्जाम क्लियर करने के बाद बोल रहा हूँ मैं ये, और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं बुक में पढ़ी लिखी बातें करके आपको बता दिया, यहाँ पर नहीं। चलिए जी, अब इसके पीछे का एक बार मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ भाई, मेरा दिल कर रहा है मैं बताऊंगा जल्दी से। देखो भाई, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और
सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस एक रिजल्ट बनाया जाता है, क्या देखो जल्दी से, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू पी एंड अब साइन के साथ ए था, अब यही ए मैं कोस के साथ लिख देता हूँ, ए कोस थीटा, और साइन के साथ बी लिख देता हूँ। इनको आगे पीछे कैसे भी लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब अगर मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऐसे इरेजर नहीं चलता इस पर, कोई नहीं, ये पहले वाली है, ये दूसरे वाली है। अगर मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी, ठीक है, तो क्या होएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, ए कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी के ऊपर ये बेस्ड है। ऐसे ही इन दोनों आइडेंटिटी के ऊपर भी बेस्ड है चीजें। अगर मैं अब मैं सिर्फ इस वाले दो फंक्शन ले रहा हूं, ए कोसेक प्लस बी कोट थीटा इज इक्वल टू पी, ठीक है, और यहां पर मैंने गड़बड़ कर दी, यहां पर ये माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा क्योंकि आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो 2ab वाला ऊपर पॉजिटिव टर्म और नीचे 2ab वाला टर्म वो कैंसिल आउट होना चाहिए, है ना, 2ab वाला टर्म। तो यहां पर दोनों जगह पॉजिटिव रहेगा, कोसेक के साथ ए है तो यहां पर अब की बार ए मैं कोट के साथ दे दूंगा, ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। यहां पर मुझे करना पड़ेगा क्या, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। अगर मैं पहली वाली के स्क्वायर में से, ये पहले वाली है, ये दूसरे वाली है, में से दूसरी वाली अगर घटाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर घटाऊंगा तो इधर प्लस 2ab, इधर भी प्लस 2ab, 2ab वाला टर्म सेम होगा, घटा रहा हूं तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, पहली वाली में कोसेक कहां पर है, आप बोलोगे सर यहां पर, ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब ए ढूंढो, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, तो ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैंने स्क्वायर करके घटाया है, तो जो बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा वो नेगेटिव होएगा, घटा दिया ना मैंने, ऊपर बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर मैं दूसरी वाली में से पहले वाली घटा दूं इसमें से, तो सर हम क्या इतना दिमाग में प्रोसेस करेंगे, नहीं। अब मैं बताता हूं इजी तरीका, देखो सिर्फ ये देख लो कि दूसरी वाली में कोसेक के साथ क्या है, कोसेक जीतता भैया, कोसेक बड़ा भाई है, सीकेंट बड़ा भाई है, उसमें से दूसरा घटाने पर 1 आ रहा है, तो दूसरी में से पहले वाला घटाऊंगा तो सर कोसेक के साथ बी है, तो बस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी वाली में से पहली वाली घटाई है, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं क्योंकि माइनस वाला है। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, पलट दिया, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, पलट दिया। वैसे बात एक ही है, सेम रूल लागू होएगा सीकेंट और टेन पर। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो तो ये बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो पी। तो मुझे एक बात बताओ भैया, अच्छा इसमें से इसका स्क्वायर घटाना है, तो इस वाले में कोसेक के साथ क्या है, बी है, अच्छा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, दैट्स इट। और मैंने देखो कितना लिखना पड़ा इसमें, कुछ भी नहीं, बट मैंने फर्स्ट राउंड में क्यों नहीं किया कि हो सकता है कई बच्चे इसको उतने अच्छे से ना जानते हो, तो एक एवरेज स्टूडेंट बनकर, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आधा कंसेप्ट आपका वीक रह गया, अच्छे से दिमाग में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट उसका ये नुकसान तो ना कराएं कि फर्स्ट राउंड में करके टाइम खराब कर लिया और जो आ रहे हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है भाई, उसका यही नुकसान हो गया ना, अपने दिमाग में एकदम से नहीं आया तो हम उसको राउंड 1 में नहीं कर पा रहे, बस इतना ही नुकसान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको राउंड 1 में कर दें और टाइम खराब कर दें और फिर दूसरे क्वेश्चंस पर इम्पैक्ट पड़े। अगला लास्ट क्वेश्चन जो हमने मार्क एंड स्किप किया था, अब ये देख लो भाई। तो नंबर 1 तरीका मैंने क्या बताया आपको, एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको एक बेसिक सा पैटर्न नज़र ना आए तो सबसे पहले देखो कि वैल्यू पुटिंग कर सकता हूँ क्या, या फिर यहाँ पर ऑप्शंस यूज़ कर सकता हूँ क्या, ये तरीके एक बार नज़र मार लो। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो इस तरफ अगर आपका दिमाग जाएगा ही नहीं जाएगा तो दिक्कत होएगी, तो इसीलिए मैं आपको आदत डलवा रहा हूँ। ये ऑल्टरनेट वेज याद रखो, ऑप्शन चेक करना, वैल्यू पुट करना, ये याद रखो, जनरली वैल्यू पुटिंग मदद करती है।
तो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले वैल्यू ही पुट कर लूंगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अगर मैं x की 1 रखूँ तो 2, 3 की पावर 3 क्या है 27, ये होएगा ही नहीं, खत्म। x की 3, y की 3, अगर मैं y की 3 रख दूंगा तो 3 की पावर 3 27, होएगा ही नहीं। अब मुझे तो y की वैल्यू मस्त मिल गई, y की वैल्यू 2 रख दूंगा, 3 की पावर 2 9, और इसकी पावर में रख दूंगा 2 की पावर 3 8, तो ये तो बन गई बात। अगले में देखता हूँ, 3, 3 + 2 5, 2 की पावर 5 32, और 3 की पावर 2 + 1 3 27, 32 - 27, ऑप्शन सी, खत्म। क्लियर है? हो सकता है राउंड 1 में आप ना सोच पाते, राउंड 2 में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, क्यों? क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन बचा है, 29 कर चुके हो, रिलैक्स होकर सोचोगे आप, दिमाग चलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन से करवा दिया, अब जनरल मेथड से करवा देता हूँ। लेट 2x = a एंड 3y = b। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a + b = 17। ये ना हो ना कि वो यहाँ पर x + y पूछ ले, x - y पूछ ले, है ना। इसको मन ही मन में ऐसे देखो मेरे भाई, ये क्या है, ये बोल रहा है 2 जो है यहाँ पर x + 2 बार लिखा है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x गुणा में 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बेस सेम हो तभी तो पावर शेड होती है। हाँ जी सर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 2x। जी हाँ, तो 2x तो मैंने मान रखा है जी a, तो यानी कि 4a। सिमिलरली इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ कि 3y इंटू में 3, तो 3 × b दिस इज इक्वल टू -3b। ये एक हिसाब से वो लीनियर इक्वेशन सोल्व करवाना चाह रहा है आपसे, इज इक्वल टू 5। क्या करें फिर, ऊपर वाले को 3 गुणा करके जोड़ देते हैं और क्या ही करें। ठीक है, ये कट जाएगा, 3a और 4a 7a इज इक्वल टू 17, 51 और 5 56, तो a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 आ गई, तो जैसे ये 8 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 की क्या पावर करूँ कि 8 आए, तो x इज इक्वल टू 3। फिर आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे कि भैया यही 2 हो सकते हैं। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, अगर a 8 है तो b की वैल्यू 9 है, तो अगर ये 9 है, 3 की क्या पावर करूँ कि 9 आए, तो आप बोलोगे सर 2, तो बस वैल्यूज आ गई है। अब वो कुछ भी करवा ले आपसे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं देख लूँ कि ये ना हो कि कोई क्वेश्चन छूट गया हो। सारे क्वेश्चन हो ही गए हैं। ठीक, तो भाई दैट्स ऑल। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट। ठीक है, मैं फिर से यही कहूँगा कि आज जोश से भरे रहो, हैं। जो देखो, अपने पास 2 ऑप्शन हैं, अपने पास खुश होने के। अगर आपने मेहनत करी है तो ये बातें, जैसे अपरिचित उस मूवी में बोल रहा था कि मेरी ये बातें ईमानदार लोगों को पसंद आएंगी, हैं, बेईमान लोगों को दर्द देंगी। ऐसे ही जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं की है वो ये सोचेंगे नहीं भाई। आपके पास पॉजिटिव बातें बहुत सारी हैं, कुछ नेगेटिव रीज़न भी हैं। आपके आज के मॉक में कम नंबर आए, दोस्त ने एक ऐसा कंसेप्ट दिखा दिया जो आपका वीक है कुछ, बट अगर आप ठीक ठाक अरसे से तैयारी कर रहे हो तो पॉजिटिव बहुत सारी है। यार बहुत कुछ कर तो रखा है, तो आज टाइम है इनके ऊपर ध्यान देने का। तैयारी कर रखी है, बढ़िया प्रैक्टिस कर रखी है, रिवीजन है, एक आधा पोर्शन वीक है, कोई नहीं, हो सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन आए ही ना। और आएगा तो आपको क्या लग रहा है एक कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं, उसका एक क्वेश्चन आ गया तो स्किप कर देंगे, बाद में एंड में देख लेंगे। 29 क्वेश्चन का एग्जाम है मेरे लिए, जो मैंने पढ़ रखा है। आप ऐसे मान लो कि आपने जो अच्छे से पढ़ रखा है उसके 26 क्वेश्चन आएंगे, तो 26 क्वेश्चन करने कम है क्या? और बाद में हमने इतनी तैयारी कर रखी है, ये थोड़ी बिल्कुल नालायक है। वो 4 क्वेश्चन बाद में हिट एंड ट्रायल, वैल्यू पुटिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन कर ही देंगे, टाइम निकालेंगे तो। उनका दिमाग पर असर नहीं पड़ने देंगे, है ना। तो क्या बात है घबराने की, बताओ। आपके आर्सेनल में इतनी चीज़ें पड़ी हैं, क्या बात है घबराने की? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो बढ़िया करके आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव सोचो, जोश से लबालब रहो। सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं करना, कि मैथ और रीजनिंग में टाइम ख़राब नहीं करना, ये चीज़ यूज़ करनी है। और जीके और इंग्लिश में भी भैया कॉन्शियस होकर, आपके पास जीके और इंग्लिश में बहुत सारा टाइम है, तो आप क्या करोगे, उस टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। फर्स्ट राउंड में अटैम्प्ट नहीं कर दोगे इंग्लिश को तुक्के मार के। टाइम कितना पड़ा है आपके पास, जम्बल्ड वगैरह, पैसेज वगैरह आराम से पढ़ के कर सकते हो, एक बार सारे वन गो में करने वाले क्वेश्चन करने के बाद ना। ऑल दी बेस्ट, और आप बढ़िया ही करके आओगे, डेफिनेटली बढ़िया करके आओगे, मेहनत करिए।
तो बाय बाय भाई, टेक केयर।